नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं चुनावी नतीजों से जुड़ी 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में पहली बार खिला कमल। असम में सीएम हेमंता ने लगाई जीत की हैट्रिक। पुडुचेरी में भी एनडीए आगे, तो वहीं डूबती कांग्रेस को मिला केरल से सहारा। तमिलनाडु के चुनावी नतीजों ने भी चौंकाया। तमिलनाडु के हीरो थलापति विजय ने मारी बाजी। बंगाल में हो गया परिवर्तन। 15 साल बाद ममता दीदी की सत्ता से विदाई। ममता का मुस्लिम कार्ड फेल। बंगाल में इस बार भगवा लहर। जश्न में डूबी बीजेपी की बम्पर जीत से बौखलाई टीएमसी दफ्तरों में पसरा सन्नाटा। कई जगहों पर बीजेपी टीएमसी के बीच झड़प, तो ममता बनर्जी के आवास के बाहर लगे जय श्री राम के नारे। बौखलाई ममता काउंटिंग के बीच पहुंची भवानीपुर मतगणना केंद्र। तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर। थलापति विजय के टीवीके की महा विजय। सीएम स्टालिन हार गए चुनाव, नहीं बचा पाए अपनी ही सीट। उपचुनाव में भी बीजेपी का गदर। गुजरात, नागालैंड और त्रिपुरा में एक तरफा जीत। बारामती में सुनेत्रा पवार की बड़ी जीत। करीब 2 लाख वोट से जीता मैदान। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात चुनावी नतीजों की। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट राज्य पश्चिम बंगाल, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विदाई हो गई है और भारतीय जनता पार्टी राज्य में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। बंगाल में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है और 2011 से सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका है। वहीं असम में मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। राज्य में लगातार तीसरी बार हैट्रिक लगाकर बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है, जिसे पार्टी की मजबूत संगठनात्मक रणनीति और राज्य सरकार के कामकाज का परिणाम बताया जा रहा है। असम से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। असम में जोरहाट विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गौरव गोगोई भी चुनाव हार गए हैं। तमिलनाडु में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को पीछे छोड़ते हुए अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके की ब्लॉकबस्टर एंट्री सत्ता में हो गई है। यहां तक कि कोलाथुर सीट से एमके स्टालिन भी चुनाव हार गए। पुडुचेरी में भी एनडीए गठबंधन ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा केरल में लेफ्ट का किला ढह गया है। राज्य में कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ की जीत हुई है। सर, इन सारे चुनावी नतीजों को आप कैसे देखते हैं? इसकी तो उम्मीद थी, हमने कहा था, पर इस नतीजों पर क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके के नतीजे आए हैं 4 राज्यों में, एक यूनियन टेरिटरी में, ये सारे नतीजे एक तरफ तो इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर चाह रही है कि लगातार संभावना थोड़ी है और उस जगह पर अगर जीत दर्ज करना है तो बेहतर रणनीतिक सफलता मिलती है। रणनीति भी बेहतर और उसके अनुसार सफलता भी। इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का सबसे बड़ा टारगेट पश्चिम बंगाल था। असम में माना जा रहा था कंफर्टेबल तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। हेमंत बिश्व शर्मा ने इतने काम कर दिए हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। वो लोग मान रहे थे कि अभी चाहे तीसरी बार ही क्यों ना हो, लेकिन भाजपा जब से असम में आई है तब से वहां पर केवल डेवलपमेंट ही बढ़े नहीं है, बल्कि विचारधारा भी परिवर्तित हुआ है, वहां के लोगों का भी। तो इसलिए असम पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोगों का भरोसा था और पश्चिम बंगाल में यह था कि नहीं, यहां पर हमें किसी तरीके से ममता बनर्जी को हराना है और वो हराने में कामयाब हो गए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही थी पिछले 1 साल से कि ईपीएस ओपीएस, ये जो 2 धड़ा है एआईएडीएमके का, ये दोनों एक साथ आ जाए। अगर एक साथ आ जाते तो ताकत दुगनी हो जाती, क्योंकि जयललिता के बाद, उनकी मौत के बाद से जिस तरीके से एआईएडीएमके कई गुटों में बट गया, चाहे दिनाकरन हो या फिर
शशिकला हो या फिर इधर ईपीएस हो, ओपीएस हो, उसके कारण एआईएडीएमके की ताकत कमजोर हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर तमिलनाडु में बहुत बड़ा संगठन नहीं बनाकर रखी है, कुछ कोशिश कर रही थी जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में हिंदुत्व की लहर चल रही थी और उसका फायदा एआईएडीएमके को हो रहा था। लेकिन जब तक एकजुटता नहीं होती तब तक डीएमके के खिलाफ वोट एआईएडीएमके में ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन इसी समय एक नया स्टार आया सामने, विजय, और लोगों को लगा कि नहीं, एक बार मौका देकर देखते हैं, क्योंकि वहां पर डीएमके वर्सेस बीजेपी नहीं था, यह द्रविडियन पॉलिटिक्स के बीच टकराव था, यानी डीएमके और एआईएडीएमके। और इसलिए वहां पर जो टीवीके को फायदा मिला है वो एआईएडीएमके की कमजोरी और डीएमके के खिलाफ यानी एंटी इनकम्बेंसी। तो इसलिए इन राज्यों में चुनाव ये तो दिखाता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे, भले ही पश्चिम बंगाल में लंबा संघर्ष रहा है, तमिलनाडु में इस संघर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी थोड़े बेहतर पोजीशन में है, वोट आधार बढ़ा है, और केरल में जहां भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट के लिए संघर्ष करती रही है वहां पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में विधानसभा में कामयाब हुई है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस या पूरे विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में इंडी अलायंस में ये वामपंथियों का किला आखिरी जो था वो भी ढह गया। त्रिपुरा ने भारतीय जनता पार्टी ने वामपंथी किले पर कब्जा किया और यहां कांग्रेस के हाथ में लग गया। और कांग्रेस जो राहुल गांधी के नेतृत्व में अभी चल रहा है, कांग्रेस की स्थिति यही है कि जिन जगहों पर आपको थाली में परोस कर जीत दे दी जाएगी वहीं पर आप जीत सकते हो, जैसे केरल में हुआ है। केरल में मुस्लिम लीग, मुसलमानों की पार्टी, और वहां पर मुस्लिम लीग के भरोसे कांग्रेस भी साथ में, और दूसरी बात जो कि वामपंथियों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हावी था, दो बार की सत्ता, और इसके कारण कांग्रेस के लिए अनुकूल परिस्थितियां थी, राहुल गांधी को मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो ये मानकर चलते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस के एक्टिविटी है वो संघर्ष नहीं कर सकती, बल्कि अगर थाली में सजा के, प्लेट में सजा के अगर कहीं जीत मिल जाए तो उसे फायदा उठा सकती है, और यही पूरे इस चुनावों के नतीजों ने दिखा दिया। बिल्कुल, तो वाकई में नतीजे काफी दिलचस्प है। 2 मुख्यमंत्री की विदाई हो गई है, बीजेपी ने बंगाल में जबरदस्त परफॉर्म किया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का 15 साल पुराना शासन खत्म हो गया। इस जीत के बाद अब 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भगवा सरकार सत्ता पर काबिज हो गई है। पिछले चुनाव में 213 सीटें हासिल करने वाली ममता बनर्जी की पार्टी इस बार 100 के भीतर सिमटती दिख रही है। बंगाल में हिंदू वोटर एक मत होकर बीजेपी की तरफ हो गए। मुस्लिम कार्ड के खिलाफ हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण ने बंगाल में नतीजों को पलट दिया। 15 सालों से सीएम की कुर्सी पर बैठी ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हावी रहा। बंगाल में हिंसा, बढ़ते अपराध और टीएमसी कार्यकर्ताओं का गुंडाराज ममता की हार की वजह बनी। राशन घोटाला, भर्ती घोटाला, 10,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों ने वोटर्स को टीएमसी के खिलाफ कर दिया। ममता बनर्जी महिला वोटर्स को भी संभाल नहीं पाई। सर, बहुत बड़ी हार तो है ये ममता बनर्जी की, लेकिन कहां कमी रह गई और बीजेपी किन मुद्दों पर चुनाव जीत गई? देखिए, कमियां हैं ममता बनर्जी के अंदर और एंटी इनकम्बेंसी था, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी बेहतर रणनीति के साथ आगे नहीं बढ़ती तो ये ममता बनर्जी को हराना आसान नहीं था, मुश्किल था। किसी को ऐसा भरोसा नहीं था, न भारतीय जनता पार्टी को भी इतना कॉन्फिडेंस था कि इतनी सीटें हम लेकर आएंगे, लेकिन प्रयास किया जा रहा था। जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पहले से बेहतर थी वहां भी ध्यान दिया गया कि और बेहतर किया जाए, नॉर्थ बंगाल के रीजन में और बेहतर किया जाए। ये पूरे पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में अलग अलग इलाकों में अलग अलग नैरेटिव गढ़े गए थे और अलग अलग तरीके से लोगों को बताया गया कि तुम्हें जो चाहिए वो कौन दे सकता है। भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह ने जिम्मेदारी संभाली थी संगठन की। संघ की एक बड़ी भूमिका रही। संघ ने पिछले 6 महीने से पश्चिम बंगाल में लगातार छोटे छोटे मीटिंग किए। वहां पर जो पश्चिम बंगाल के हिंदू लगातार ये सोचते रहे हैं कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच जब टकराव हो तो हिंदुओं के लिए कोई जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को चुने। ममता बनर्जी भी हमारे साथ ही काम करती है और ममता बनर्जी जो उन लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करती थी कि देखो, राष्ट्रीय पार्टी के साथ जाने का मतलब है कि आपकी बागडोर दिल्ली में होगी,
ये पश्चिम बंगाल की सरकार का जो भी मुखिया होगा वो दिल्ली से निर्देशित होगा, ये यहां पर स्वतंत्र नहीं हो सकता। हम स्वतंत्र तरीके से आपके लिए काम करते हैं। वो नैरेटिव बदल गया, लोगों ने स्वीकार नहीं किया और इसलिए सारे मेहनत रंग लाती दिखाई पड़ी। लोगों के अंदर गुस्सा तो था लेकिन विकल्प कमजोर दिख रहा था। इस बार विकल्प मजबूत दिखा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए और चुनाव आयोग ने अपनी बेहतर भूमिका निभाई कि ममता बनर्जी का ये पूरा सिंडिकेट तोड़ दिया जो कि वोटिंग के समय इन लोगों ने पहले भी किया था, इस बार करने की कोशिश की। अगर वो धराशायी हो गया तो उसके बाद तो टीएमसी को जाना ही था। बिल्कुल। तो वहीं आज वोटों की गिनती के दौरान बंगाल से कई जगहों से बवाल की खबरें भी सामने आई। आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र के पास तृणमूल कांग्रेस के शिविर में तोड़फोड़ हुई। यहां कई कुर्सियों और वाहनों में तोड़फोड़ की गई। बांकुड़ा में भी टीएमसी बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर के बाहर जय श्री राम के नारे लगाए। कूच बिहार में भी बीजेपी और टीएमसी समर्थक भिड़ गए। यहां सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ दिया। जामुड़िया के चुरुलिया क्षेत्र में टीएमसी के पार्टी कार्यालय में आग लगाने की घटना भी सामने आई। काउंटिंग के बीच भवानीपुर विधानसभा सीट के मतगणना केंद्र भी ममता बनर्जी पहुंच गई। वोटों की गिनती के दौरान ममता बनर्जी ने वीडियो जारी कर कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सर, क्या कुछ चल रहा है टीएमसी के अंदर और ये जो अलग अलग जगहों से हिंसा और बवाल की खबरें आई है उस पर क्या कुछ एक्शन हुआ है? देखिए, जैसा बंगाल में चुनाव के बाद, चुनाव के समय और कुछ उसके बीच में होता रहा है, उसके अनुसार देखा जाए तो ये बहुत छोटी मोटी घटनाएं हैं। ये तो होना ही था। थोड़े बहुत बौखलाहट होती है और इस तरह की घटनाएं अलग अलग स्टेट में कहीं भी चुनाव के दौरान देखी जाती है, जितना देखी जा रही है। अभी कुछ समय में टीएमसी के कार्यकर्ता नेता ये स्वीकार कर लेंगे कि अब हमारी सत्ता नहीं है। जब सत्ता नहीं है तो हमारे साथ पुलिस नहीं है, प्रशासन नहीं है, तो वो फिर अपने मोड पे चले आएंगे। सबसे बड़ी समस्या वहां पर मुस्लिम किलेबंदी वाले इलाकों में है, जहां मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है। वहां पर अब मुसलमानों के बीच कुछ मौलाना सामने आकर बता रहे हैं कि अब तो हमें तकरीर करने नहीं दिया जाएगा। तकरीर क्यों करोगे? क्योंकि तकरीर में ही ये लोग भड़काने की कोशिश करते हैं। मालदा हिंसा के तार भी तकरीर से ही जुड़े हुए थे कि मस्जिदों में सब इकट्ठा होता है और इनको किसी के खिलाफ भड़काना होता है तो वैसी बातें बोलते हैं। इन लोगों की समस्या अब घुसपैठियों को बाहर करने की भी है कि हमारे क्षेत्र में जो हमारा पॉपुलेशन ज्यादा था और जो वोटर ज्यादा थे, तो इसके कारण पॉलिटिकल पार्टियां दबाव में होती थी। अब ममता बनर्जी की हार ने ये तो पश्चिम बंगाल में तय कर दिया कि कम्युनिस्ट पार्टी हो, कांग्रेस हो, ममता बनर्जी की पार्टी हो, अगर आप लोग सब केवल मुसलमानों को खुश करने की कोशिश करते रहोगे तो बंगाल की सत्ता से बाहर ही रहोगे। इसलिए टीएमसी के अंदर भी अब नैरेटिव बदलेंगे। टीएमसी के नेता भी यही बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है कि ममता बनर्जी ने अपने आप को जिस तरह पेश किया, जो लोगों की जुबान पर ममता बानो जैसे शब्द आ गए, उस अवधारणा को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किए तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के साथ खड़ी रहेगी। जैसा शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हिंदुओं ने जमकर वोटिंग की है, हम हिंदुओं के वोट से जीते हैं। इसका मतलब है कि बंगाल की राजनीति अब किस दिशा में जाएगी उसका संकेत उन्होंने दे दिया है। तो ऐसी स्थितियों में टीएमसी के अंदर तो परेशानी पैदा हो गई है और परेशानी और बढ़ेगी पार्टी के अंदर, और पार्टी के कार्यकर्ता कुछ दिन तक हंगामा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इतने दिनों तक जो वर्चस्व में रहा, अचानक से उसको लगेगा हम कमजोर हो गए हैं, तो बौखलाहट में कुछ घटनाएं तो ऐसी होगी जी। अब बात तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजनीति में इस बार की कहानी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के स्क्रिप्ट से भी ज्यादा रोमांचक हो गई है। वहां चुनाव सिर्फ ईवीएम की बटन दबाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी लहर में बदल गया जिसने दशकों पुराने किलों को ढा दिया। पर्दे पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले नौजवानों के सुपरस्टार थलापति विजय ने असल जिंदगी के चुनावी अखाड़े में वो कर दिखाया जिसकी कल्पना शायद बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों ने भी नहीं की थी। उनकी
पार्टी टीवीके ने चुनावी नतीजों में ऐसा धमाका किया है कि पूरा देश दंग है। टीवीके तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। विजय तमिलनाडु के असली हीरो बन गए हैं। सरकार बनाने की कवायद भी तेज हो गई है। एक्टर विजय के पिता चंद्रशेखर ने कहा है कि विजय कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं। सर, पहली बार इतनी बड़ी जीत, सबसे बड़ी पार्टी बनकर टीवीके उभरी है। क्रेडिट तो नो डाउट विजय को ही जाता है। क्या कांग्रेस इस मौके पर बैठी है कि सरकार साथ में मिलकर बना लिया जाए? देखिए, इस समय तो क्रेडिट जाता है डीएमके को, क्रेडिट जाता है ये स्टालिन परिवार को, स्टालिन का, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर करप्शन का जाल फैला के रखा था, वो किसी न किसी को तो वहां पर सत्ता में आने थे, लेकिन उसका फायदा कौन उठाएगा वो वैक्यूम क्रिएट हो चुका था। एआईएडीएमके वो फायदा उठा नहीं पाया। भारतीय जनता पार्टी अचानक से वहां पर उभर कर सत्ता में आने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अभी भी द्रविडियन पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी को लेकर, यानी कि जो राष्ट्रवादी पार्टी है, उसको लेकर वहां कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। और इसी कंफ्यूजन क्रिएशन में ये डीएमके या एआईएडीएमके, ये दोनों कामयाब रहती है। जब एआईएडीएमके के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होता है तो कम से कम ये कंफ्यूजन नहीं होता कि अकेले भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट हम कर रहे हैं। यानी द्रविडियन पॉलिटिक्स के दूसरे प्लेयर, जो दोनों डीएमके और एआईडीएमके के बीच लंबे समय तक सत्ता एक दूसरे के आसपास रही है, कभी इसको कभी उसको, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस दोनों एक एक धड़ा को पकड़कर रखती थी। लेकिन इस बीच कई एक्टर जो हुए, जैसे कमल हसन ने भी कोशिश की, लेकिन वो कोशिश में कामयाब नहीं हुए। रजनीकांत पहले ही सरेंडर कर चुके थे। अगर रजनीकांत ने उस समय हिम्मत दिखा ली होती पिछले लोकसभा चुनाव से पहले, और वो अगर राजनीतिक पार्टी बना लिए होते, और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से रजनीकांत के साथ गठबंधन को तैयार थी, तो हो सकता था बेहतर स्थिति होती, डीएमके को रिप्लेस करने के लिए ये गठबंधन काम आ जाती। लेकिन इस बीच इन लोगों ने सरेंडर कर दिया। कमल हसन को देखकर हो सकता है रजनीकांत ऐसे ही हतोत्साहित हो गए होंगे, और विजय के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। ये एक अभी यंग व्यक्ति हैं, राजनीति लंबी, इनकी कैरियर लंबा, और उसके बाद एक्टर हैं, पैसे की दिक्कत नहीं, फैन फॉलोइंग्स अच्छे हैं, और इसीलिए इन्होंने एक कोशिश की, और उस कोशिश में पहले यूथ इनसे जुड़े, और बीच में जो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई कि अगर यूथ जुड़े हैं तो जो मिडिल एज के लोग हैं अभी भी विजय के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। ये घर घर की रिपोर्ट आ रही थी कि एक घर में ही युवा जो है 15 साल, 18 साल, 20 साल का, उनके बारे में तो कहा जा रहा था कि ऐसे उनके समर्थक हैं जो कि अभी वोट डालने के अधिकारी भी नहीं है। लेकिन फिर भी इन लोगों ने अपने घर के लोगों को कन्विंस किया कि भाई भविष्य हमारा है, आप लोग एक बार हमारे साथ खड़ा होकर देखिए, और चमत्कार हुआ, ये जीत गए। डीएमके ने जितने बड़े कांड किए वहां पर, और कांग्रेस उसका साथ देती रही। वहां पर हिंदुओं के लिए भी एक विकल्प चाहिए था, भले ही वो विकल्प क्रिश्चियन नेता या एक्टर के तरफ से ही आए, लेकिन वो पूरी तरह से एंटी हिंदू सेंटीमेंट नहीं रखते। फिल्मों में तो हिंदू ही बनते हैं। तो ऐसी स्थितियों में डीएमके के खिलाफ जो चल रहा था कि मदुरई में आप दीपोत्सव में उसकी अनुमति देने वाले एक जज के खिलाफ आप लोग महाभियोग ले आओगे, ये अलग अलग जगहों पर आपके बेटे ही उदयनिधि स्टालिन कहते फिरेंगे कि सनातन डेंगू मलेरिया जैसी है, इसे खत्म कर दो। तो एक एंटी हिंदू पार्टी के तौर पर डीएमके और उसकी सहयोगी पार्टी के तौर पर कांग्रेस उभर कर आई, और इसलिए एक विकल्प चाहिए था। विकल्प एआईएडीएमके उतने बेहतर तरीके से नहीं बन पाई, क्योंकि ये आपस में ही लड़ रहे थे, इसलिए टीवीके को मौका मिला और विजय बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहे। बिल्कुल। अब बात आज की आखिरी खबर की। कर्नाटक, नागालैंड, गुजरात, त्रिपुरा और महाराष्ट्र की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में फाइनल नतीजे भी आ चुके हैं। महाराष्ट्र के बारामती विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। इस ऐतिहासिक प्रदर्शन में सुनेत्रा पवार ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसमें 2019 में उनके पति अजीत पवार की ओर से बनाया गया जीत का अंतर भी शामिल है।
है। मतगणना के 24वें चरण के अंत में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सुनेत्रा पवार ने 2,18,930 वोटों के रिकॉर्ड तोड़ अंतर से जीत हासिल की है। इस जीत को अब भारत के इतिहास में किसी भी विधायक उम्मीदवार की सबसे बड़ी जीत माना जा रहा है। तो वहीं गुजरात के आनंद जिले के उमरेठ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हर्षद भाई गोविंद भाई परमार ने जीत हासिल की। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अक्षय शिवाजी राव करडिल ने राहुरी विधानसभा उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। नागालैंड की कोरियाडांग सीट से बीजेपी उम्मीदवार दाओचीर आई इमचेन ने जीत दर्ज की है। सर, कैसे रहे उपचुनाव के नतीजे? देखिए, उपचुनाव के नतीजे वैसे ही रहे जैसे संभावना दिख रही थी। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। यह महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए की सरकार है। सुनेत्र पवार को तो बड़ी मार्जिन से जीत हासिल करना ही था, क्योंकि उनके खिलाफ किसी ने कैंडिडेट ही खड़ा नहीं किया था। छोटे मोटे इंडिपेंडेंट छोटी पार्टियों के कैंडिडेट थे, कांग्रेस ने भी नहीं, एनसीपी ने भी नहीं, उद्धव ठाकरे ने भी नहीं, किसी ने खड़ा ही नहीं किया था। तो उनको तो जीतना ही था बड़े मार्जिन से। लेकिन दूसरी सीट भी जो उपचुनाव हो रहे थे महाराष्ट्र के अंदर, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, जबकि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत दर्ज हुई। तो जो स्थिति अभी दिखाई पड़ रही है कि यानी लोगों ने समझा कि यहां सत्ता में बदलाव तो होना नहीं है, तो सत्ता के साथ चलो, जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी को सपोर्ट करो, उन्हीं को जिताओ, उसी को मजबूत करो। अगर सत्ता के खिलाफ बड़ा क्रोध होता, अगर लगता कि हाँ 2-3 सालों में 1.5 सालों में इन लोगों ने बहुत ही गलत काम किए हैं, तो वैसे स्थितियों में हो सकता था। कर्नाटक का जो रिजल्ट आया है उपचुनाव का, वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि वहां पर जो कांग्रेस की स्थिति चल रही है उसमें तो लग रहा था कि कर्नाटक में उपचुनाव में कम से कम 1 सीट बीजेपी को मिलेगी, लेकिन वो भी नहीं मिल पाई। हो सकता है वहां सत्ता में होने का फायदा इनको मिला हो और उसका मशीनरी का भी फायदा सिद्धारमैया ने उठाया हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।